प्यारे बच्चों, आज आपका विषय है कक्षा 10 में यशपाल जी के द्वारा लिखित लखनवी अंदाज। और आप जानते हैं अंदाज तरीका कहाँ का? लखनवी का, लखनऊ के क्षेत्र का अंदाज लिखा यशपाल जी ने। यशपाल जी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब में हुआ। 5 राज्यों की 5 नदियों वाली भूमि और पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। कांगड़ा में इन्होंने पढ़ाई की। लाहौर नेशनल कॉलेज से बीए किया। इनका परिचय भगत सिंह सुखदेव जी से हुआ, आपको मालूम ही है। क्रांतिकारी थे, देश को आज़ाद कराने में उनका प्रमुख योगदान हुआ। और 1976 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यशपाल जी के द्वारा प्रमुख रचनाएं ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता और झूठा सच इनका उपन्यास है जो भारत विभाजन पर लिखा है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो इस तरह से आपने पाठ के बारे में देखा, लखनवी अंदाज। हम पाठ शुरू करने से पहले पाठ का सारांश भी देखेंगे किस तरह से। पहले शब्दार्थ देखिए आप लोग। मुफसिल, मुफसिल केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। सफ़ेद पोश, भद्र व्यक्ति। किफ़ायत, मितव्ययता, समझदारी से उपयोग करना। आदाब, अर्ज, अभिवादन का एक ढंग, जैसे हम प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुमान, भ्रम, एहतियात, सावधानी। बुरक देना, छिड़क देना, जैसे आप नमक छिड़कते हैं। स्फुरण, फड़कना, हिलना। प्लावित, पानी भर जाना। पनियाती, रसीली। मैदा, अमाशय। तस्लीम, सम्मान में। सिर खम करना, सिर झुकाना। तहजीब, शिष्टता। नफासत, स्वच्छता। नजाकत, कोमलता। नफीस, बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो। अमूर्त, शकील का अर्थ है आसानी से न पचने वाला। तो ये आपने शब्दार्थ देखे। शब्दार्थ के बाद में हम पाठ के सारांश पे आते हैं कि इनका जो पाठ का जो व्यक्तित्व इन्होंने लिखा कि देखिए, कवि लेखक राइटर होते हैं, वो सोचते हैं किसी भी विषय पर लिखा जाए। प्रकृति है, नदियां हैं, पहाड़ है, झरने हैं, रेगिस्तान है, समुद्र है, जनजीवन है, हमारी जीवन शैली है, सब पे व्यक्ति लिखता है। तो कोई कारण होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखिए, एक अंदाज बताते हैं, कहानी कविता कैसे लिख सकते हैं हम लोग। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज का व्यंग्य ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखे जा सकती। मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग कारण ढूंढते हैं कि कैसे लिखा जाए, कब लिखा जाए, क्या लिखा जाए। परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जाए। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं और जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन आदि हैं। तो उसमें कहना न होगा कि अ, कि आज के समय में ऐसे परजीवी संस्कृति को भी देखा जा सकता है। तो परजीवी का अर्थ है दूसरे पर निर्भर। देखिए, हमारे राजा और जो नवाब थे उनका शासन तो नहीं रहा, जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो फिर भी आज वो जो लोग हैं उनका पतन हो गया है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, बहुत सारे राजा महाराजाओं ने देश में शासन किया। मुगल काल आया, उसके बाद में अंग्रेज आ गए, अब तो राजतंत्र खत्म हो गया। लेकिन वो समय के जो लोग हैं, उनके वंशज आज भी वो ऐसा सोचते हैं कि असली राजा वही है और उनका जीवन जीने का तरीका वैसा ही है। तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और जो यशपाल जी उसमें सोचते हैं उस दृश्य को देख करके कि मैं कुछ लिखूं। लेकिन ये लिखने की विषय से ही ट्रेन में सफ़र करने की शुरुआत करते हैं। और इनको एक सज्जन मिलते हैं ट्रेन में। उनके साथ इनका कुछ समय का जो मुलाकात है उसी के आधार बना करके ये एक पाठ लिखते हैं। तो आप पाठ को हम विस्तार से समझेंगे किस तरह से इन्होंने उसको लिखा है। पाठ की शुरुआत होती है इस दृश्य से। देखिए, आपको ये दृश्य दिख रहा है। इस दृश्य में आप देखेंगे ट्रेन में लेखक भी चढ़ता है और ये जो सज्जन बैठे हुए हैं सफ़ेद पोश में आपको दिखाई दे रहा है, ये खीरा काट रहे हैं, परोस रहे हैं और कहते हैं कि देखिए दृश्य कैसे बन रहा है। ट्रेन का सफ़र है,
तो ट्रेन के सफ़र से इनकी मुलाकात शुरू होती है। राइटर ट्रेन में चढ़ता है। मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया था। आपने ट्रेन में सुना है कई तरह के टिकट मिलते हैं। जनरल टिकट, स्लीपर टिकट, सेकंड क्लास टिकट, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, और अलग अलग ट्रेनों के हिसाब से उसका दर तय होता है। तो हमारे जो लेखक महोदय हैं, क्या नाम बताया मैंने, यशपाल जी, ये निकलते हैं उसी ट्रेन में और इनकी मुलाकात होती है। ये सोचते हैं कि मैं सेकंड क्लास का टिकट ले लेता हूँ, जिससे क्या होगा, मुझे आसानी रहेगी थोड़ा, क्योंकि आपको पता है जनता क्लास में तो भीड़ भाड़ होती है और भीड़ भाड़ से आदमी सोच नहीं पाता, आने जाने में दुविधा होती है। तो ये पार्ट है। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन का अर्थ है खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनवी की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे लिए तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारी सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ ही चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो इस तरह से देखिए, खीरा हम जब भी बस स्टैंड में देखते हैं, अल्पाहार लेते रहते हैं, और उस अल्पाहार के संदर्भ में खीरा का जिक्र है यहाँ पे। लोग शौक से खाते हैं। और देखिए कैसे एक व्यक्ति एक दूसरे को देखते अनजान महसूस हो जाता है। उसे लगता है कि इसका वो परिचित नहीं है या उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। यानी लेखक से नवाब साहब का जो परिचय हुआ, प्रथम मुलाकात, वो इतनी उत्साहवर्धक नहीं थी। जब भी हम देखते मिलते हैं तो लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, अभिवादन करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें नीची कर ली, चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदतें कवि हैं। अब आपको पता है कवि लोग लिखते हैं तो लिखने के लिए वो अनुमान करते हैं कि पुरानी आदतें नवाब साहब की सुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब वो गवारा ना हो शहर का कोई शपथपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। यानी कि नवाब सोचते हैं कि वो तो बड़े व्यक्ति हैं और वो कहीं साधारण ट्रेन में कैसे सफर करेंगे, साधारण क्लास का टिकट क्या चलेंगे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफेद पोस्ट के सामने खीरा कैसे खाए। बड़े लोग हैं और खीरा साधारण वस्तु है, उसको खाने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी, तो बेचारे संकुचित हो जाते, लेकिन उन्होंने खरीद रखे थे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ नवाब साहब ने सहसा में संबोधन किया, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आज शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लतेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए, यानी आप ही आनंद लीजिए। तो ये प्रथम पार्ट था, प्रथम जो पैराग्राफ है उसका ये दृश्य था कि किस तरह से राइटर और नवाब साहब ट्रेन में मुलाकात होती है। अब आप दूसरा दृश्य देखेंगे इसमें। नवाब साहब ने फिर दूसरे ही पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ नीचे से खीरे के नीचे तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों पर खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहु एहतियात से छिलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। जिस तरह से हम घर पे भी देखते हैं सलाद वगैरह बनाते हैं तो उसमें किस तरह से ध्यान रखते हैं साफ सफाई का, स्वच्छता का, वैसा ही नवाब साहब करते हैं खीरा के लिए। लखनऊ स्टेशन कहाँ का जिक्र है, लखनऊ। लखनऊ कहाँ की राजधानी है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। वो खीरे बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक, पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। बेचने वालों के लिए कहा है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों को जीरा, नमक, लाल मिर्च और की सुर्खी बुर्क दी
और उनकी भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख्य खीर के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी कि जब भी हम कोई देखते हैं, मिठाई हो, फल हो, भोजन में प्रिय हमारा हो, तो हमारे अंदर रस आ जाता है, रस का आनंद लेते हैं, हम स्वादन करते हैं, स्वाद लेते हैं। जैसे जब जैसे पानी पूरी के लिए कहा तो मुंह में पानी आ जाता है, जिनको पसंद है उन्हें रहा नहीं जाता है, तो वैसे ही नवाब साहब ने उनको देख के ऐसा लगा कि मुंह में पानी आ गया। हम कनकियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत असलियत पर उतर आए। यानी कि हम दिखावा नहीं कर सकते, ये लोगों को ये बेवकूफ़ बनाए, तो वैसा नहीं होता है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह सो कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। हर जगह का प्रसिद्ध होता है खान पान। तो ये जो खीरा है, बालम खीरा के नाम से प्रसिद्ध है और लखनऊ का फेमस है। नमक मिर्च छिड़े दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, धन्यवाद, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी कमजोर है। मैदा का अर्थ क्या बताया था? आमा से। किबला सो फरमाइए। नवाब साहब ने नवाब साहब का जो इसमें है, सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च की संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखकर, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लेते, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलक के मूंद ली। ऐसा लग रहा है जैसे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये कह रहा है कि देखिए, हम लोग ऐसा ही करते हैं, कभी कभी बनावटी जीवन जीते हैं और उससे न हमें लाभ होता है और हमारा कीमती समय, साधन, सबकी बर्बादी होती है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होता है। इस तरह से हमें आडंबरपूर्ण जीवन से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन करने से पेट भरता है, सूंघने से नहीं। मुंह में पानी भर आए, पानी का घुट गले से उतर गया, तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते चले गए। कैसे नवाब साहब हैं, खाने के बजाय सूंघ करके अपना पेट भर रहे हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ और पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो ये कह रहे हो कि ये खानदानी रईसों का तरीका है। देखिए, खानदानी रईस नहीं, नवाब साहब हैं और पुराने समय से ऐसे ही जीते हैं। उन्हें एक खीरे की कीमत नहीं पता, उनके लिए तो ये सब शौक है। नवाब साहब खीरे की तैयारी इस्तेमाल से थक कर लेट गए और अपने तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और जो कह रहा है राइटर कि उनके जीवन की एक शैली है। हम गौर करते रहे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने से इसका सूक्ष्म, नफिस, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? इस तरह से जो आपने सोचा, पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देते हैं, यानी हमारे पाचन में वो मुश्किल कर देगा। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना यह है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने पर डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना, पात्रों के लेखक की इच्छा की मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? कहने का अर्थ है, अगर हम कोई विषय हो तो हम भी कहानी लिख सकते हैं, यानी बिना कोई घटना के भी कहानी बन सकती है, बिना पात्र के भी बन सकती है। विशेष घटना नहीं थी, लेकिन लोगों की अंदर आदतों का इसमें जिक्र किया है कि किस तरह से लोग अपनी दिखावटी जीवन से दूसरे लोगों को कैसा अनुमान करके आंकते हैं। तो ये पाठ था यशपाल जी द्वारा लिखित, ठीक है। और इसमें कहा गया था लखनवी जीवन शैली के बारे में। क्या कहा था कि आज पतनशील समाज हैं, जिन पे व्यंग्य किया उन्होंने कि किस तरह से वो बनावटी जीवन शैली जीते हैं और ये दूसरों को भी परेशान कर सकते हैं। उनके कहने का अर्थ यही है, हमें समय का सदुपयोग करें और जिस तरह से हम वास्तविक हैं वैसा ही बने। दिखाने के चक्कर में हम भूखे ना रह जाएं और न ही हम दूसरे की मदद भी ना कर पाएं। तो इस तरह से पाठ था लखनवी अंदाज, जिसमें यशपाल जी ने बताया
कि नवाब के माध्यम से आज का समाज किस ओर जा रहा है। धन्यवाद।